हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए बच्चों, आज की क्लास को करते हैं हम स्टार्ट। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बच्चों कक्षा 10वीं की भूगोल शास्त्र की दूसरी अध्याय, जिसका नाम है वन और वन्य जीव संसाधन। ठीक है, हम पढ़ेंगे आखिरकार कि वन में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमें जानना है। ठीक है, और वन्य जीव संसाधन क्या होते हैं और उनमें ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों पारिस्थितिक तंत्र। क्या होता है ये पारिस्थितिक जो तंत्र होता है, इसमें सभी जीव और भौतिक वातावरण जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो कि एक दूसरे को क्या करते हैं, आपस में प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसमें आपको बच्चों दो घटक देखने को मिलेंगे। ठीक है, पहला क्या है, पहला घटक है बच्चों जैविक। ठीक है, जैविक घटक, और दूसरा क्या है, अजैविक। क्या है बच्चों, अजैविक घटक। तो ये जो दोनों घटके हैं आपको पारिस्थितिक तंत्र में देखने को मिलेंगे। ठीक है, मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का क्या करते हैं बच्चों, निर्माण करते हैं। कौन कौन, मानव और दूसरे जो जटिलधारी जो होते हैं पारिस्थितिक तंत्र का वो निर्माण करते हैं, जिसके विभिन्न तत्वों पर हम क्या करते हैं बच्चों, अपने अस्तित्व के लिए निर्भर करते हैं। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर जैव विविधता क्या होती है, आइए जानते हैं। इसमें हम घुसने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि आखिरकार जैव जो विविधता होती है वो होती क्या है। ठीक है, तो बच्चों जैव विविधता वो होता है जो कि पृथ्वी पर, ठीक है, जितने भी जीवित प्रजातियां हैं, ठीक है, उनकी विविधता को क्या करता है, वो संदर्भित करता है। ठीक, आई बात समझ में। क्या होता है जैव विविधता, तो इसमें क्या क्या आते हैं बच्चों, सबसे पहले आपका आएगा पेड़ पौधा। ठीक है, पेड़ और पौधा या पौधे। ठीक, पेड़ पौधे आएंगे। दूसरा क्या आएगा बच्चों, जानवर। ठीक है, तीसरा क्या आएगा बच्चों, बैक्टीरिया। ठीक है, और क्या क्या आएंगे बच्चों, और भी कई सारी चीजें होती हैं। ठीक है, जो कि आपको इनमें देखने को मिलेंगी। तो ये तो मैंने कुछ का आपको बता दिया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि क्या होता है जैव विविधता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता शब्द का उपयोग पृथ्वी पर जीवन की विशाल विविधता का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यह वन्य जीवन और कृषि फसल जो होते हैं उपजातियों में अत्यधिक पाई जाती हैं। ठीक, यह आकार और कार्य में विभिन्न है, परंतु अंतर्निर्भरताओं के जटिल जाल द्वारा क्या होते हैं बच्चों, तंत्र में ये गुथे हुए हैं। आई बात समझ में। तो ये जो होते हैं, ये क्या होते हैं, पृथ्वी पर जीवन की विशाल जो विविधता है उनका ये वर्णन करते हैं। कौन करते हैं बच्चों, जैव विविधता। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात होते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे भारत में पाए जाते हैं। ठीक, तो आइए जानते हैं कि आखिरकार ये क्या है। वनस्पति जात किसी विशेष क्षेत्र या समय में मौजूद जो पौधे का जीवन होता है, हम उसे कहते हैं। ठीक है, पशु जीवन से संबंधित शब्द प्राणी जात है। पशु जीवन से ही क्या है, संबंधित जो शब्द है वो प्राणी जात है। ठीक है, भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देश में से एक है। आपको देखने को मिलेगा जो अपना भारत है, ठीक है, वो जैव विविधता के संदर्भ में विश्व में सबसे समृद्ध जो देश है वो अपना भारत है। ठीक, ये विविध वनस्पति जात और प्राणी जात हमारे हर रोज के जीवन में इतने गुथे हुए हैं कि हम इसकी कद्र भी नहीं करते, परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी संवेदना के कारण पिछले कुछ समय में इन संसाधनों पर भारी जो है वो दबाव देखने को मिल रहा है हमें। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लुप्त होने का खतरा। देखिए बच्चों, कुछ कुछ ऐसी भी चीजें हैं हमारी पृथ्वी पर जिनको लुप्त होने का भी खतरा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आखिर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको कि लुप्त होने में खतरा है। तो कुछ अनुमान यह कहते हैं कि भारत में 10% वन्य क्या होते हैं बच्चों, वनस्पति जात और 20%,
ठीक है। 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। 10% किसको है बच्चों वन्य वनस्पति जात के लिए, ठीक है। ये बात समझ में, वन्य वनस्पति जात जो है 10% इनको खतरा है लुप्त होने के लिए, और 20% किसको है बच्चों बताइए? जो स्तनधारी जो है, स्तनधारी जो और भी है वनस्पति जात हैं, ठीक है, उनको है वो 20% में आते हैं जिनको कि लुप्त होने का खतरा है। इनमें से कई उपजातियां जो है वो नाजुक अवस्था लुप्त होने के कगार पर हैं, ठीक है। नाजुक अवस्था हो गई उनके, जो कि लुप्त होने के वो कगार पे हैं, ठीक है। क्या होता है जो लुप्त होने का जो खतरा है, कौन कौन सी ऐसी चीजें लुप्त हो सकती हैं हमने जाना, और कितने प्रतिशत हो सकती हैं वो भी हमने देखा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब लुप्त होने का खतरा जो है बच्चों, इनमें शामिल है चीता, गुलाबी शीर जो है, ठीक है, वाली बतख जो होती है, पहाड़ी कोयला, ठीक है, और जंगली चित्तीदार उल्लू। ये जो सारे जानवर हैं बच्चों, ये आते हैं लुप्त होने के कगार पे, मतलब ये ऐसा इनका हालत है कि ये लुप्त भी हो सकते हैं, ठीक है। मधुका इंसिग्निस, ठीक है, महुआ की जंगली किस्म है, और हुबरड़ियाँ, ठीक है, हेप्टा न्यूरॉन, ठीक है, जो कि घास की प्रजाति है, जैसे जो पौधे हैं वो भी इनमें शामिल है, ठीक है, वो भी लुप्त होने के कगार पे हैं, ठीक है। कितनी प्रजातियां लुप्त हो चुकी है? सोचिए बच्चों, ये तो लुप्त होने के कगार पे है, लेकिन ऐसी भी कितनी प्रजातियां हैं जो कि पहले ही लुप्त हो चुकी हैं, ठीक है। इस पर कोई आंकड़े जो है वो मौजूद है ही नहीं। सोच सकते हैं आप कि ऐसे भी जो प्रजातियां हैं लुप्त हो चुकी हैं जिनपे कि कोई आंकड़े मौजूद ही नहीं है। आई बात समझ में? चलिए, लुप्त होते वन, कुछ ऐसे भी जो वन है बच्चों वो भी लुप्त होते जा रहे हैं। किस कारणवश? आइए जानते हैं। देश में वन आवरण, ठीक है, जो कि 807,276 वर्ग किमी क्षेत्रफल, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.56% हिस्सा है, ठीक है। सघन वन कितने हैं बच्चों? 12.4%। खुला वन कितना है बच्चों? 9.26%। और मैंग्रोव कितना है बच्चों? 0.15 जो प्रतिशत है, ये इतने हैं, ठीक है। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो कि 2019 में आई है, वर्ष 2017 से सघन वनों के क्षेत्र में क्या है बच्चों, ये 3,976 वर्ग किमी की वृद्धि इसमें हुई है। सोचिए बच्चों, इसमें वृद्धि हुई है। वन क्षेत्र में यह वृद्धि वन संरक्षण, ठीक है, उपायों प्रबंधन की भागीदारी तथा वृक्षारोपण से ये हुई है। इन सारी चीजों से, किससे बच्चों? कि वन जो संबंधित जो प्रबंधन है, ठीक है, भागीदारी तथा वृक्षारोपण, इन सारी चीजों के वजह से क्या हुआ है बच्चों? वन का संरक्षण हुआ है। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। पौधों और जानवरों के भिन्न प्रकार। देखिए, पौधों और जानवरों के कुछ भिन्न प्रकार भी हैं। कौन से हैं ये प्रकार? किसके द्वारा दिए गए हैं? आइए जानते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, इनके द्वारा क्या किया है बच्चों? इनको निम्नलिखित श्रेणियों में क्या किया है? विभाजित किया गया है, ठीक है। सबसे पहले सामान्य जातियां, ठीक, सामान्य जातियां। दूसरी है संकटग्रस्त जातियां, ठीक। तीसरी है सुभेद्य जातियां। चौथी है दुर्लभ जातियां। पांचवी है स्थानिक जातियां, और छठी है बच्चों लुप्त जातियां, ठीक। ये लुप्त हो चुकी हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों के बारे में बच्चों हम एक एक करके जानेंगे अपने अगली स्लाइड में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सामान्य जो जातियां होती हैं उनके बारे में कि आखिरकार ये सामान्य जातियां हैं क्या। तो वे जातियां हैं बच्चों जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जिनकी संख्या ही है जो कि जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे कि पशु, साल, चीड़ और कृंतक
जो इत्यादि जो सामान्य जातियां हैं वो आपको ये सारी जो जातियां सामान्य जातियों में देखने को मिलेंगी। ठीक है, आई बात समझ में क्या होती है सामान्य जातियां। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। संकटग्रस्त जातियां, संकटग्रस्त जातियां क्या होती है, आइए जानते हैं। वे जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है। तो बच्चों ये ऐसी जातियां हैं जिनका लुप्त होने का खतरा है, अभी ये लुप्त नहीं हुए बल्कि खतरा है। ठीक है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण क्या हो रहा है बच्चों, इनकी संख्या कम हुई जा रही है। यदि वे जारी रहती है तो क्या हो सकता है, हम आगे चल के देखेंगे कि ये क्या हो चुकी है बच्चों, लुप्त हो चुकी हैं। हमें ये भी सुनने मिलेगा कि ये जो प्रजातियां हैं, ये जो जातियां हैं वो लुप्त हो चुकी हैं। उदाहरण में कौन कौन से आते हैं बच्चों, काला हिरण, ठीक है, काला हिरण, ठीक है, और कौन कौन से आते हैं, मगरमच्छ, ठीक, और क्या आता है बच्चों, शेर पूंछ, शेर पूंछ वाला बंदर, ठीक है, और भी सारे अधिक जो जातियां होती हैं, और भी कई जातियां जो होती है वो आपको संकटग्रस्त जातियों में पाई जाएंगी। ठीक है, ये तो कुछ बता दिया गया आपको। ठीक है, आई बात समझ में क्या होता है संकटग्रस्त जातियां। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सुभेद्य जातियां क्या होती है, ये वे जातियां जिनकी संख्या घट रही है। ठीक, जिनकी संख्या क्या है बच्चों, दिन ब दिन घटी जा रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती है तो इनकी संख्या घटती रहती है। तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में भी शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर इनकी क्या है, परिस्थितियां नहीं बदलती हैं, ठीक है, इनका जो संख्या है, ठीक है, अगर वो क्या होता है, दिन पर दिन कम जो है वो नहीं होता है। ठीक है, अगर ऐसा होगा कि वो दिन पे दिन जो संख्या है वो कम होती जाएगी तो क्या होगा बच्चों, वो भी क्या आ जाएंगी, संकटग्रस्त जातियों के अंदर शामिल हो जाएंगी। ठीक है, और अगर कम हो जाता है तो वो क्या हो जाएंगी बच्चों, वो बच जाएंगी। ठीक है, तो आए समझ में सुभेद्य जातियां क्या होती है। उदाहरण में बच्चों है नीली भेड़, ठीक, नीली भेड़, ठीक है, और क्या है, एशियाई हाथी। ठीक है, ये जो सारे हैं बच्चों जानवर, ठीक है, गंगा नदी की डॉल्फिन इत्यादि। ठीक है, ये जो सारे जानवर हैं बच्चों वो सुभेद्य जातियों में आती हैं। तो बच्चों अगर उनका सुधार नहीं होता है तो वो भी क्या हो जाएंगी बच्चों, किस में आ जाएंगी, संकटग्रस्त जो जातियां होती हैं उनमें वो शामिल हो जाएंगी। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम पढ़ेंगे बच्चों दुर्लभ जातियों के बारे में। क्या होते हैं ये, आइए जानते हैं। इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद्य है। ठीक, बहुत कम है ये, मतलब बहुत ही कम रह गए, बाकी बच्चे खुचे जो हैं वो रह गए। यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती हैं तो ये भी संकटग्रस्त जो जातियां हैं उस श्रेणी में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब इनमें कौन कौन से आते हैं जानवर, आइए जानते हैं। हिमालयी भूरा भालू, जंगली एशियाई भैंस, रेगिस्तानी लोमड़ी और हॉर्निबिल। ठीक है, ये जो जानवर है इसमें आती है, किसमें आती है बच्चों, दुर्लभ जातियों में ये आती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थानिक जातियां क्या होती है, प्राकृतिक और भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली ये जो जातियां होती है वो आती है स्थानीय जातियों में। मतलब प्राकृतिक और भौगोलिक सीमाओं से अलग जो विशेष जो क्षेत्र होते हैं उनमें ये जो जातियां होती है पाई जाती हैं। कौन कौन से हैं बच्चों, अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल के मिथुन जातियां जो होती हैं इनके कुछ उदाहरण हैं। आई बात समझ में। चलिए, लुप्त जातियां क्या होती है बच्चों, वे जातियां जो कि क्या हो चुकी है, इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थिति पाई गई है। मतलब जब हम इनके बारे में खोज करते हैं, इनकी जो आवास जहाँ पे ये रहते हैं उनके बारे में हम जब खोज करते हैं तो ये वहां पे बच्चों नहीं मिलते हैं, मतलब ये है ही नहीं।
तो ये उपजातियां स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से क्या हो चुकी है बच्चों, विलुप्त हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है। ठीक है, उदाहरण एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख। ठीक है, ये आपको कुछ लुप्त जातियों के उदाहरण देखने को मिलेंगे, मतलब ये लुप्त हो चुके हैं, ये है ही नहीं, इनकी अनुपस्थिति है उनके क्षेत्रों में। ठीक है, चलिए एशियाई चीता जो है बच्चों वो कहाँ चला गया। जो एशियाई चीता है जो कि कभी पाया जाता था हमारी पृथ्वी में, आखिरकार वो चला कहाँ गया है, तो चलिए जानते हैं। भूमि पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी चीता जो कि 112 किमी प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है। ठीक है, 112 प्रति क्या है घंटा की गति से वो दौड़ सकता है बच्चों। लोगों को आमतौर पर भ्रम रहता है कि चीता एक तेंदुआ होता है। चीते की विशेष पहचान उसकी आंख के कोने से मुंह तक, नाक के दोनों और फैली हुई आंसुओं की लकीर नुमान निशान होते हैं। तो ऐसा लोगों का मानना है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चीते में होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा क्या करेंगे, चीते की इतिहास के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि आखिरकार वो पहले कहाँ पाया जाता था, पहले कहाँ रहता था। तो बच्चों 20वीं शताब्दी से पहले चीते अफ्रीका और एशिया में दूर दूर तक फैले हुए थे, 20वीं शताब्दी में, परंतु इसके आवासीय क्षेत्र और शिकार की उपलब्धता कम होने से ये लगभग लुप्त हो चुकी है। ठीक है, भारत में तो यह जाति बहुत ही पहले जैसे कि 1952 में लुप्त घोषित कर दिए थे। तो सोचिए बच्चों 1952 में ही भारत में ये जो जाति थी इसको क्या घोषित कर दिया था कि भैया ये लुप्त हो चुके हैं, ये है ही नहीं, ये पाए ही नहीं जाते हमारे भारत में। 1952 में ही ये घोषित कर दिया गया। ठीक है, चलिए अब वनस्पति और प्राणी जात शास्त्र के कुछ नकारात्मक कारक हम देख लेते हैं। क्या है ये नकारात्मक कारण? मनुष्य प्रकृति का उपयोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक संसाधन के रूप में करता है। जंगलों और वन्य जीवन का उपयोग लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाई, रंग, भोजन, ईंधन, चारा, खादी इत्यादि चीजों के लिए वो उनका क्या करता है बच्चों, उपभोग करता है। उपनिवेश काल के दौरान रेल लाइन, कृषि, व्यवसाय, वाणिज्य, वानिकी, खनन क्रियाओं में बहुत ही नुकसान जो है वो हुआ है। ठीक है, किसका बच्चों? वनस्पति जाति और प्राणी जाति का। ठीक, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वन संसाधनों के सिकुड़ने से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों में से एक रहा है। इसके बाद बच्चों स्वतंत्रता के बाद संसाधनों के सिकुड़ने से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों में से एक रहा है। ठीक है, तो अब आगे क्या है बच्चों, भारत में वन सर्वेक्षण जो कि 1951 और 1990 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किमी वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया था। ठीक है, किसमें कब बच्चों का किया गया था ये सर्वेक्षण? 1951 और 1980 में। ठीक है, जनजातीय क्षेत्रों विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरित खेतों तथा अथवा स्लैश और बर्न खेती के चलते वनों की कटाई या फिर निम्नीकरण जो हुआ था वो आपको देखने को मिलेगा कि खेतों में क्या हुआ था बच्चों। ये जो एक हमारे मध्य प्रदेश में और किसमें पूर्वोत्तर जो क्षेत्र हैं उनमें क्या हुआ था, स्थानांतरित जो खेती होती है वो किया गया था, और स्लैश और बर्न जो खेती होती है वो किया गया था। तो उनके वजह से वनों का क्या हुआ था बच्चों, वनों की कटाई हुई थी और क्या किया था, उसकी निम्नीकरण जो थी वो हुई थी। इस वजह से भी आप देखेंगे ये नकारात्मक कारक हैं। आई बात समझ में किसके? वनस्पति और प्राणी जाति के। बच्चों बड़ी विकास परियोजनाओं की वजह से, ठीक है, उनके लिए 1951 में क्या किया गया था, नदी घाट परियोजनाओं के कारण 5000 वर्ग किमी से अधिक वनों को क्या कर दिया था बच्चों, साफ कर दिया गया था, उन्हें काट दिया गया था। वन छटाई, मध्य प्रदेश में 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने से जलमग्न हो गए थे। तो सोचिए बच्चों इन सारी चीजों के भी वजह से, इन परियोजनाओं के भी वजह से क्या हो रहा है बच्चों, हमारे जो वन है,
ठीक है, उनको क्या किया जा रहा है बच्चों, काटा जा रहा है। ठीक है, इस वजह से भी हमें क्या देखने को मिलेंगे, नकारात्मक कारक देखने को मिलेंगे इनके वनस्पति जाति के। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। खनन वनों की कटाई का कारण, आखिरकार खनन जो है वो वनों की कटाई का कारण किस प्रकार बनता है, आइए जानते हैं। खनन पृथ्वी की सतह से उपयोगी खनिजों को निकालने की वह प्रक्रिया है जिसमें समुद्र अयस्क हिस्सा आदि जो शामिल होता है। ठीक है, ये एक प्रक्रिया है जिसमें कि आपको क्या देखने को मिलेगा, समुद्र अयस्क जो उसका हिस्सा होता है वो है। ठीक है, उसकी सतह से वो उपयोगी जो खनिज होते हैं उनको निकालने का एक प्रक्रिया है। ठीक है, किसको निकालने का बच्चों, खनन को निकालने का। आई बात समझ में। प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचाया है और कई जातियों जिसमें कि भारतीय हाथी जो है वो शामिल है। ठीक है, कई जातियां हैं जिसमें कि एक भारतीय जो हाथी है वो शामिल है। किस वजह से बच्चों, क्योंकि जो प्राकृतिक आवास हैं उनको क्या किया गया है, नुकसान पहुंचाया गया है। आई बात समझ में। पश्चिम बंगाल में बॉस्क टाइगर ठीक है रिजर्व, ठीक है, डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। कहाँ पे बच्चों, हमारे पश्चिम बंगाल में बक्सर टाइगर जो रिजर्व है, ठीक है, उसमें डोलोमाइट के खनन के वजह से वो क्या है बच्चों, खतरे में है। ठीक, आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वनों में हास्य के क्या है, कारक क्या है, आइए जानते हैं। माना जाता है कि पशुचारण और ईंधन लकड़ी के संग्रह वनों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव उनका पड़ता है। किसके वजह से बच्चों, पशुचारण की वजह से। ठीक है, और किसके वजह से, दूसरा हो गया ईंधन लकड़ी। ठीक, कुछ इन कारणों को माना जाता है कि इसके वजह से क्या हो रहा है, वनों पर क्या हो रहा है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि चारे और ईंधन हेतु लकड़ी की आवश्यकता पूर्ति मुख्यतः क्या हो चुकी है, पेड़ों की टहनियां काटकर की जाती है, न कि पूरी पेड़ को काटकर की जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि पशुचारण और ईंधन जो लकड़ी है वो क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रहा है वनों की हास्य के मतलब उनके लिए। लेकिन बच्चों उनकी टहनियों को काटा जाता है, ना कि पूरा ही जो पेड़ है उनको काटा जाता है। ठीक है, टहनियां काटना पेड़ के आकार को कम करने और संशोधित करने के लिए पेड़ की शाखाओं की कटाई की जाती है। ठीक है, तो इस वजह से पेड़ की जो उसकी शाखाएं होती है, ठीक है, उसकी टहनियां होती है, की जाती है क्या, जैसे कि वो क्या हो बच्चों, और भी बढ़े। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी तरीके से वनों की हास्य के कारक है ये। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। भारत की जैव विविधता में गिरावट के पीछे क्या कारक है, आइए जानते हैं। सबसे पहला है बच्चों आवास का निवास। ठीक है, जंगली जानवरों को मारना। ठीक, आखेटन जिसे हम कहते हैं पोचिंग, क्या होता है बच्चों, गैर कानूनी तरह से क्या करना बच्चों, जानवरों को मारना। ठीक है, गैर कानूनी तरह से जो हम जानवरों को मारते हैं उसे हम कहते हैं आखेटन। बात आई समझ में। अत्यधिक दोहन, फिर पर्यावरणीय प्रदूषण, फिर विषाक्तीकरण, ठीक है, जिसे हम कहते हैं पॉइजनिंग, फिर दावानल मतलब फॉरेस्ट फायर्स, मतलब जो जंगलों में आग लग जाती है। ठीक है, ये सारे जो है बच्चों जैव विविधता में गिरावट के पीछे ये कारण है। कहाँ पे, अपने भारत में। ठीक है, आइए देखते हैं। पर्यावरण विनाश के अन्य कारक भी कुछ हैं। क्या है वो, पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी अत्यधिक जनसंख्या को माना जाता है। ठीक है, अत्यधिक जनसंख्या। लेकिन एक अमेरिका नागरिक का औसत संसाधन उपभोग एक सोमाली नागरिक के औसत उपभोग में 40 गुना ज्यादा होता है। ठीक है, अमेरिका जो होता है, अमेरिका जिस नागरिक का जो औसत संसाधन का उपभोग होता है वो एक सोमाली नागरिक के औसत जो उपभोग का 40 गुना ज्यादा होता है। संसाधनों तक समान पहुंच, अमीर क्या हो रहा है बच्चों, आप देख रहे हैं कि संसाधनों का जो उपयोग हो रहा है वो अमीरों द्वारा ज्यादा किया जा रहा है। ठीक है, क्या होता है उसमें, सक्षम है वो, जबकि गरीबों की संसाधनों तक सीमित जो है वो पहुंच है, सीमित ही पहुंच है, या फिर कई बार ऐसा होता है उनको मिलता ही नहीं है। ठीक,
भारत में 5% धनी लोग अपने संसाधनों का उपभोग द्वारा पर्यावरण को क्या कर रहे हैं बच्चों, अधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। 5% ऐसे लोग हैं जो पर्यावरण के जो संसाधन है, ठीक है, उनका उपभोग इतनी अधिक मात्रा में कर रहे हैं जिसके वजह से क्या हो रहा है बच्चों, हमें अधिक नुकसान देखने को मिल रहा है हमारे पर्यावरण को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्या उपनिवेशी वन नीति की गिरावट के दोषी माने जाते हैं? आइए जानते हैं। संवर्धन वृक्षारोपण एकल वृक्ष जातियों के बड़े पैमाने पर रोपण करने से पेड़ों की दूसरी जातियां क्या होती है बच्चों, खत्म हो जाती है। अगर हम एक जाति की, ठीक है, एक जाति के पेड़ लगाते हैं, ठीक, तो जो दूसरी जातियां जो होती है जिसे हम नहीं लगाते हैं वो क्या होती है बच्चों, वो जो कुछ काच बची रहती है वो कुछ दिन के बाद क्या होती है, खत्म हो जाती है। ठीक, औपनिवेशिक काल के दौरान क्या हो जाता बच्चों, इसका व्यापक रूप से अभ्यास किया जाता था और प्रचार भी किया जाता था और आज तक भी ये क्या है बच्चों, प्रचलित है। आपको यहाँ पे भी आज भी देखने को मिलेंगे कि ऐसा ही होता है। ठीक, उदाहरण में कहाँ देखेंगे बच्चों, दक्षिण भारत में सावगान के एकल रोपण, हिमालय में चीड़ पाइन के रोपण से हिमालय ओक और रोडोडेंड्रोन, ठीक है, वनों का नुकसान हुआ है। मतलब इन वनों का क्या हुआ है बच्चों, नुकसान हुआ है। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक ही जाति, ठीक है, एक ही जातियों के क्या कर रहे हैं बच्चों, पेड़ लगा रहे हैं, जिसके वजह से जो और दूसरी जातियां हैं वो क्या हो रही हैं बच्चों, खत्म हो जा रही हैं, वो लुप्त होती जा रही हैं। आई बात समझ में? तो ये भी एक कारण है गिरावटों का, मतलब उपनिवेशी भी वन नीति की गिरावट के एक ये भी दोषी माने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरणीय कमी के सामाजिक जो परिणाम है, आइए उसको हम जानते हैं कि पर्यावरणीय की कमी के वजह से समाज में हमारे कौन सा नुकसान हो रहा है या फिर समाज में कौन सा परिणाम देखने को मिल रहा है, आइए जानते हैं। गरीब वर्ग में जो महिलाएं होती हैं बच्चों, क्या होता है कि पुरुष की तुलना में अधिक प्रभावित होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनको ही जब खाना बनाना रहता है या कोई भी काम घरेलू करना होता है तो उन्हें ही सारी जो वस्तुएं हैं वो इकट्ठा करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो वो ही जिम्मेदार होती है, महिलाएं ही जिम्मेदार होती हैं घरेलू कामों के लिए। ठीक है, किन किन कामों के लिए? जैसे खाना, चारा, जल और अन्य आवश्यक जो वस्तुएं होती हैं वो महिलाएं ही क्या करती हैं बच्चों, इकट्ठा करती हैं। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, चूंकि संसाधनों की कमी होती जा रही है ना, और कई बार तो उनकी संसाधन इकट्ठा करने के लिए 10 किमी से भी अधिक क्या होता है बच्चों, उन महिलाओं को पैदल ही जाना पड़ता है उन संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, क्योंकि उनको क्या करना है, उपयोग करना है, क्योंकि उन्हें खाना बनाना है, बच्चों को खिलाना है, अपने परिवार को खिलाना है। तो कभी कभी उन संसाधनों के लिए भी क्या होता है, 10 किमी से भी अधिक उनको पैदल डोलना पड़ता है। जैसे राजस्थान के ऐसे कई सारे इलाके हैं जिनमें आप देखेंगे, जैसे कि जहाँ पे रेत वाले इलाके हैं, जो औरतें होती हैं बच्चों, उन्हें पानी नहीं मिलता तो वो पानी ढोने, मतलब वो ढोती हैं, पानी लेने के लिए वो मटका मतलब पकड़ के अपने सर पे कितना दूर तक पैदल चल के आती हैं अपने घर में पानी लेके। तो ये भी एक जो चीज़ है, ठीक है, पर्यावरण की कमी की वजह से, कमी की वजह से हम ये सामाजिक परिणाम देखने को मिल रहा है हमें। ठीक है, सबसे ज़्यादा महिलाएं जो हैं उनसे प्रभावित हो रही हैं। ठीक, इसमें उन्हें गंभीर जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं बच्चों वो भी हो जाती हैं। ठीक है, और उनसे भी उनको झेलना पड़ता है। काम का समय बढ़ने के कारण क्या होता है, घर और बच्चों को वो क्या करती हैं बच्चों, अच्छे से संभाल नहीं पाती हैं, और जिनके वजह से उन्हें घर से भी क्या होता है, सुनने को काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, कि तुम तो काम ही नहीं कर, तुम तो बच्चे नहीं संभाल सकते, तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती, है ना। तो ये भी गंभीर सामाजिक जो दुष्परिणाम है वो हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, वनों और वन्य जीवन का विनाश मात्र जीव विज्ञान का ही विषय नहीं है। जो वन जीवन का जो विनाश होते जा रहा है या जो वन का विनाश हो रहा है बच्चों, वो खाली एक जीव विज्ञान ही एक विषय नहीं है, यह सांस्कृतिक विविधता के विनाश से भी जुड़ा हुआ है। यह स्वदेशी और अन्य वनों पर आधारित समुदाय
हाशिए पर भी पहुंच गए हैं और प्रभावित कर रहे हैं उनको भी। ठीक, यह समुदाय खाने पीने, औषधि, सांस्कृतिक, अध्यात्म इत्यादि के लिए वनों और वन्य जीवों पर क्या है बच्चों, ये निर्भर करते हैं। बात समझ में आई? चलिए, गरीबी अप्रत्यक्ष प्रभाव। तो बच्चों गरीबी जो है वो किस प्रकार से अप्रत्यक्ष जो प्रभाव है उस पे पड़ रहा है। ठीक है, आइए जानते हैं क्या होता है बच्चों जब वन की कटाई हो जाती है। ठीक है, क्या होता है तो उसके परिणामवश क्या देखने को मिलता है हमें कि वहां पे सूखा पड़ जाता है, कई कई जगहों पे सूखा पड़ जाता है और कई कई जगहों पे जो बाढ़ होती है वो आने लगती है। क्यों आने लगती है बच्चों? क्योंकि जब हम वनों की कटाई कर देंगे तो क्या होगा कि जो बारिश होती है, ठीक है, तो वो तो होगी ही नहीं, क्योंकि जब वन बचेंगे नहीं, आज वन के ही वजह से बच्चों बारिश होती है, तो बारिश होगी ही नहीं, तो क्या होगा बच्चों, सूखा पड़ ही जाएगा। ठीक है, और क्या बाढ़ किस तरह आती है, जब जो वन है, ठीक है, पेड़ पौधे बचेंगे ही नहीं तो क्या होगा, विश्व उष्णन होगा। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा, जो बाढ़ है वो आने को हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, वो हमें ये दो परिणाम देखने को मिलेंगे। तो इससे सबसे ज्यादा जो कि प्रभावित होते हैं वो होते हैं बच्चों गरीब लोग। ठीक है, तो इस स्थिति में गरीबी पर्यावरण निम्नीकरण का जो सीधा परिणाम है वो हमें देखने को मिलता है। इस स्थिति में गरीब पर्यावरण परिणाम देखने को हमें मिलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में वन और वन्य जीव मानव जीवन के लिए बहुत ही कल्याणकारी होते हैं। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में क्या होते हैं बच्चों, वन और वन्य जीवन मानव जीवन के लिए क्या होते हैं बच्चों, बहुत ही कल्याणकारी होते हैं। आई बात समझ में? किस तरह से हमने देखा कि गरीबी जो है एक अप्रत्यक्ष जो प्रभाव पड़ रहा है गरीबी पे वो हमने देखा। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है इनके बारे में हमने जाना। हिमालयन यव जो कि लुप्त जो जातियों में ये शामिल हो चुके हैं, क्या है वो, आइए जानते हैं। हिमालयन यव मतलब वो एक प्रकार के जो सदाबहार वृक्ष हैं वो माने जाते हैं। ठीक है, एक औषधीय ये पौधा है जो कि हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से टक्सोल नामक रसायन निकलता है। इनके पेड़ से क्या होता है बच्चों, इनकी टहनियों से और इनकी पत्तियों से टक्सोल नामक क्या, टकसोल, ठीक है, टक्सोल नामक एक रसायन निकलता है। ठीक है, तथा इसे कुछ कैंसर रोगों के उपचार के लिए भी प्रयोग किया जाता है। किसके बच्चों, कैंसर रोग। ठीक है, तो कैंसर के जो रोग है उसके लिए भी, उसके उपचार के लिए भी इनका जो उपयोग किया जाता है। ठीक है, पिछले एक दशक में हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में यव के हजारों पेड़ जो है वो सूख चुके हैं। तो देख सकते हैं बच्चों ये जो जाति है, ठीक है, ये जो पेड़ है अब लुप्त हो चुका है, मतलब ये और है ही नहीं। ठीक है, आई बात समझ में? अब ये हजारों जो पेड़ है क्योंकि सूख चुके हैं, तो वो सूख चुके हैं मतलब वो मर हो चुके हैं एक तरफ से, तो ये हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्या, हिमालय यव। आई बात समझ में? तो चलिए बच्चों आज की क्लास को हम करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में और करेंगे इस अध्याय को पूरा। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करते रहिए। ठीक है।